सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक क्या होती है। तो बैंक जो होती है, जिन एक्ट के थ्रू गवर्न होती है, उनमें दो एक्ट है। एक तो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा आपका आरबीआई एक्ट 1934। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एक्ट है जिनसे बैंक्स गवर्न होती है। तो बैंक क्या होती है इसके बारे में, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, repayable ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉएबल बाई चेक, ड्राफ्ट्स और ऑर्डर। तो इन्होंने कहा कि बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि पब्लिक से मनी को एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट के फॉर्म में, और वो जब दूसरों को या उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो उन्हें वो एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर्म में, क्योंकि बैंक तो पैसे उधार देगी तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगी, तो एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर्म में वो उनको रिपे करती है। और जो डिपॉजिट्स होती हैं उनको जब भी आप डिमांड करेंगे या आप जब भी मांगेंगे चेक के थ्रू, डीडी के थ्रू या आपके ऑर्डर पे किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, तो वो उसको आपको रिपे करेगी। यही मेनली बैंक है। तो मेनली क्या हो गया, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद उसे लोन के फॉर्म में देती है जो कि बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट वो लोन प्रोवाइड करती है लोगों को, और जब भी उन्हें ज़रूरत होती है तो वो उसको डिमांड पे कर देती है, या चेक या डीडी किसी और फॉर्म में भी वो उसको रिपे कर देती है। ये डेफिनेशन बैंकिंग कंपनी की, बैंक की किसने दी थी, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग है। सो मीन्स क्या हो गया बैंक का, कि ये किसके लिए इस्टेब्लिश हो रही है, सिर्फ लैंडिंग एंड बोरोइंग पर्पज़ के लिए एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और लैंड करती है। तो बैंक कैसी होती है, ये प्रॉफिट सीकिंग होती है। ये ऐसी बैंक क्या होती है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसी है जो कि प्रॉफिट मोटिव से बनाई गई है। बैंक का जो फॉर्मेशन होता है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह होता है, और ये किसके लिए बनाई जाती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, ना कि सोशल मोटिव के लिए, राइट। जो कि किस में डील करती हैं, मनी और क्रेडिट में डील करती हैं। और अगर हमें दूसरे तरीके से बात करें तो ये कैसा है, एक मीडिएटर की तरह वर्क करती हैं, किसके बीच में, लेंडर एंड बोरोवर की तरह। और वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती हैं और जिसको ज़रूरत होती है उनको उसी डिपॉजिट से उधार प्रोवाइड करती हैं। तो वो बीच में क्या हो गए, मीडिएटर, एक से पैसे लेती हैं, दूसरे को पैसे देती हैं, जिसको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने देखा कि एग्जैक्टली बैंक क्या होती है। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। तो बैंक देखिए, जैसे एग्रीकल्चरल बैंक हो गई, कमर्शियल बैंक हो गई, इंडस्ट्रियल बैंक हो गई, आपकी मिसलेनियस बैंक भी होती हैं। तो ये बैंक के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स क्या होती है। कमर्शियल बैंक क्या होती है, एक्सेप्ट स्मॉल डिपॉजिट ऑफ पब्लिक एंड कन्वर्ट इट इनटू ह्यूज कैपिटल, देन लेट इट टू बोरोवर्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड नॉट मोर देन 1 ईयर। तो जनरली क्या होता है, कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश की गई थी इस पर्पज़ से कि वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, और अलग अलग पब्लिक से, जब पब्लिक से मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट करके उनके पास बहुत सारा डिपॉजिट हो जाता है, तो वो डिपॉजिट क्या करती हैं, लैंड करती हैं, जिनको रिक्वायरमेंट होती है उन्हें वो उधार के फॉर्म में, मतलब लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देती हैं। तो जनरली ये कहा गया था कि कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, जिनका टेन्योर क्या हो गया, लेस देन 1 ईयर होगा, जो कि जनरली आज के टाइम पे बात करें तो ऐसा नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि ये डिपॉजिट किस फॉर्म में एक्सेप्ट करती हैं, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में एक्सेप्ट करती हैं। तो सेविंग अकाउंट के फॉर्म में उनके पास डिपॉजिट आता है। अब अकाउंट ओपनिंग के कई तरीके होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, आरडी हो गया। तो अलग अलग अकाउंट ओपन के तरीके हैं जिनके थ्रू डिपॉजिट इनके पास आ जाते हैं। मेनली सेविंग अकाउंट्स के थ्रू डिपॉजिट आते हैं। फिर ये क्या करती हैं, जो बिज़नेस हाउसेज होती हैं उनको उनकी वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल मतलब समझ रहे हैं आप, डे टू डे ऑपरेशन को मीट आउट करने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। तो उनके लिए वो लोन प्रोवाइड करती हैं बिज़नेस हाउस, कमर्शियल पर्पज़ है ना बिज़नेस के लिए। तो जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं। अब अगर हम बात करें कौन है कमर्शियल बैंक्स, तो एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, ये सारी कैसी हैं, कमर्शियल बैंक से जो इस टाइम लीड कर रही हैं। और अगर हम देखते हैं कि अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की कमर्शियल बैंक्स होती हैं, तो इनको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो उनके स्टैट्यूटरी के बेसिस पे और दूसरा ओनरशिप के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी कमर्शियल बैंक कैसी होती है, 2 होती हैं। एक होती है शेड्यूल्ड बैंक
और दूसरी होती है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक मतलब क्या, जो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, जिन पे पूरा आरबीआई, जिनको पूरी तरीके से आरबीआई रेगुलेट करती है। अब सेकेंड यानी शेड्यूल्ड बैंक क्यों कहा गया, क्योंकि ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जो चीज़ें लिखी गई, जो नॉर्म्स लिखा गया, उनके अकॉर्डिंग ये बैंक होती है। मींस वहाँ पे जो कैपिटल की क्राइटेरिया है या अदर क्राइटेरियाज़ हैं, उन सबको ये बैंक फॉलो करती हैं और उन नॉर्म्स को फुलफ़िल करती हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग बैंक है, सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड बैंक है। सो ये सारी बैंकें जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल को मीट आउट कर रही होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनको हम शेड्यूल्ड बैंक कह देते हैं। और वो बैंकें जो ऐसी नहीं होती हैं, उनको हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक कैसे होती हैं, ये आरबीआई के अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं होती हैं और इन पे आरबीआई का पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। ये कैसे बैंक हो गई, जैसे इंडिजीनियस बैंकर हो गए आपके साहूकार, और जो छोटे मोटे लोकल बैंक्स होती हैं, ये सारी आपकी नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती हैं। जो छोटी मोटी बैंक्स आपके आसपास में खुली हो, लोकल एरिया में खुली हो सिर्फ, तो वो सारी नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती हैं। तो ये आरबीआई से रेगुलेट नहीं होती। इनको सीआरआर वगैरह जो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, वो भी आरबीआई के पास मेंटेन नहीं करना होता, क्योंकि वो आरबीआई से डील ही नहीं कर रही होती हैं। दूसरा हम कहते हैं ओनरशिप के बेसिस की बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक स्टैब्लिश तो कर गई एज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, पर ओनरशिप किसके पास है, तो उस बेसिस पे बात करें तो 3 तरीके से होता है। एक तो आपका पब्लिक सेक्टर, देन प्राइवेट सेक्टर एंड देन फॉरेन बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब आप समझिए कि जैसे आपकी एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, ओरिएंटल बैंक, यूको बैंक, ये सारी कैसी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई। मतलब जहाँ पे जो स्टेक है, ओनरशिप का स्टेक मोर देन 51% किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, ये नेशनलाइज्ड बैंक हो गई। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी हो गई, जो प्राइवेटली ओन्ड बैंक है, लाइक आईसीआईसीआई है आपका, एचडीएफसी है, आईडीबीआई, ये सब कैसी बैंक्स हैं, ये प्राइवेटली ओन्ड बैंक हैं। फॉरेन बैंक की बात करें अगर, तो फॉरेन बैंक जैसे सिटी बैंक हो गई, बैंक ऑफ अमेरिका हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, ये सब कैसी बैंक्स हो गई, फॉरेन बैंक हो गई, राइट। तो ये हमारे पास जो हमारे कंट्री में है इस टाइम, उनमें से कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, फॉरेन बैंक का मतलब जहाँ पे स्टेक क्या है, फॉरेन मतलब हमारे देश की ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप किसी फॉरेन कंट्री की है और वो बैंक हमारे यहाँ ओपन है, हमारे यहाँ अपना फंक्शनिंग कर रही है। फॉरेन बैंक होगी। प्राइवेट मतलब प्राइवेट लोग जो गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं, वो लोग अपना बैंक ओपन करके बैंकिंग काम कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट बैंक की जो रेगुलेशन है वो किसी और के हाथ में, रेगुलेशन तो आरबीआई के हाथ में ही है। तो ये पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन चाहे जो भी हैं, वो शेड्यूल्ड बैंक में ही कैटेगरी में आ जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये आरबीआई के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक वगैरह। तो ये हो गया आपकी ओनरशिप की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की बात। तो कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शन में देखते हैं तो क्या होता है, उनका मेन फंक्शन क्या हो गया, बैंक का डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को प्रोवाइड करना, राइट। अब लोन को प्रोवाइड करना मतलब टर्म लोन हो गया, ओडी हो गया, सीसी हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गया, ऐसे बहुत टाइप के छोटे मोटे लोन होते हैं जो कौन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती है। टर्म लोन मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक पीरियड के लिए जब लोन दिया जाता है। ओडी क्या हो गया, ओडी अपने अच्छे कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं कि अगर आपके करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए है और आपको 70 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हम 20 लाख का एक्स्ट्रा आपको विड्रॉ करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ओडी, ओवरड्रॉन, तो ओडी की फैसिलिटी, तो वो जो 20 लाख एक्स्ट्रा दिया, तो किसने दिया, बैंक नहीं दिया ना, आपके पास तो थे नहीं, तो वो एक तरह लोन हो गया, तो ओडी हो गया। सीसी लोन क्या हो गया, सीसी लोन मतलब आप क्या, जो वर्किंग कैपिटल के लिए प्रोवाइड की जाती है। कौन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है वो क्या होता है, स्टॉक स्टेटमेंट होता है। जो कंपनीज होती हैं वो बार बार स्टॉक स्टेटमेंट अपना बैंक को प्रोवाइड करती रहती है कि मेरे डेटर इतने हैं, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक इतना है, और उसमें से वो क्रेडिटर वाले पोर्शन को लेस कर देती हैं। जो अमाउंट आता है उसमें वो बैंक मार्जिन रख के इनका लोन पास कर देती है, तो वो सीसी लोन हो जाता है, राइट। ये रिन्यू होता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये बहुत सारे लोन के टाइप हैं जिनके तरीके से वो लोन देती है। और क्या प्राइमरी फंक्शन हो गया इनका, क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट को क्रिएट करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, कमर्शियल बैंक्स के पास, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के पास होती है। क्यों, क्योंकि इनके पास डिपॉजिट आता है सेविंग के फॉर्म में, और उसके बाद उसी डिपॉजिट से ये क्या देती है, लोन। तो मैंने क्रेडिट क्रिएशन के लिए पहले भी डिस्कस किया है वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया कि प्राइमरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट जो हमने अपने सेविंग अकाउंट ओपन करवा के पैसे डिपॉजिट किए, और डेरिवेटिव मतलब जो लोन प्रोवाइड किया, तो वो डेरिवेटिव होता है। सीआरआर, प्राइमरी डिपॉजिट में से सीआरआर का पोर्शन अलग करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो एज अ डेरिवेटिव डिपॉजिट हम लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है,
क्रेडिट क्रिएट होती है। तो ये पावर किसके पास होती है? कमर्शियल बैंक्स के पास। ट्रांसफ़र या मोबिलिटी ऑफ फंड्स को ट्रांसफ़र करना है एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये किसके पास ये काम कौन करता है? किसका फंक्शन है? कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन है। प्रमोट द यूज़ ऑफ चेक को ज़्यादा यूज़ करें। कैश विड्रॉ करके कैश लेके जाने की जगह आपको जहाँ ले जाना है आप चेक कट करके दीजिए। तो चेक को यूज़ करना ये भी क्या है? इनकी प्राइमरी फंक्शन के में ही आता है। प्रमोट नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड। तो अभी जैसे वैसे तो फॉरेन ट्रेड मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पर्टिकुलरली बैंक एग्जिम बैंक को स्टैब्लिश किया गया है, लेकिन स्टिल जितनी भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं उन पर एक डिपार्टमेंट ओपन कर दिया जाता है, जैसे फॉरेक्स डिपार्टमेंट। आप देखेंगे बैंक में जब विजिट करेंगे तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट पूछेंगे तो उनका एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है फॉरेक्स डिपार्टमेंट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। तो ये क्या करता है? फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो चीज़ें होती हैं उनको करने के लिए वो छोटा सा डिपार्टमेंट ओपन किया रहता है। तो ये नेशनल और फॉरेन ट्रेड को भी, क्योंकि कमर्शियल पर्पज से हैं, तो ये उनको भी प्रमोट करती हैं। तो ये तो इनके प्राइमरी फंक्शन हो गए। इसके अलावा वो सेकेंडरी फंक्शन में भी दो तरीके के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एक तो आपका हो गया एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मतलब एज अ एजेंट आप जो काम करें। अब एजेंट क्या करते हैं? जब एजेंट की तरह आप काम करवाते हो तो एजेंट आपसे क्या लेता है? कमीशन लेता है। तो आप उन सारी चीज़ें, वो सारे फंक्शन यहाँ पे आ जाएंगे जिन फंक्शन में आप बैंक को कमीशन देते होंगे। आप जब बैंक के पास जाते होंगे, कुछ काम करवाते हैं तो देखते होंगे बैंक उसमें अपना कमीशन जोड़ रही है। तो जिन जिन चीज़ों में एज अ कमीशन लेती है वो सारे उनके एजेंसी फंक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे डीलिंग इन बुलेंस। मतलब जैसे कि आपका स्टॉक है, जैसे गोल्ड की बुलेंस हैं, मतलब एक फॉर्म जैसे ईट हो गई ना, इससे सब बुलेंस, तो उनमें डीलिंग कौन करती है? बैंक करती है, कमर्शियल बैंक करती है, लेकिन उसके लिए वो अपना कमीशन चार्ज करती है और आपके लिए वर्क करती है। इनकम टैक्स सर्विसेज मींस वो एज अ कंसल्टेंसी भी आपको देती है। आपका रिटर्न फाइल करना, आपका पेमेंट करना है। अब आप अपना ITR फाइल करें तो अगर आपको पेमेंट करना होता है तो सीधा आपको आपके बैंक से कनेक्ट कर देती है। इवन अगर आप बैंक पे अपने विजिट करेंगे बैंक की साइट से तो आप वहाँ से भी ITR अपना फाइल कर सकते हैं, इनकम टैक्स की साइट पे जाए बिना। आप बैंक की साइट पे जाएंगे, वहाँ से ITR फाइल करना है तो वो आपको खुद ही लिंक कर देगी। तो क्या करवा रही है बैंक? बैंक आपको ITR फाइल करने में हेल्प कर रही है, उसको कंसल्टेंसी दे रही है, उसके पेमेंट में हेल्प कर रही है। तो ये, लेकिन ये सब करती है तो बैंक क्या चार्ज करती है? आपसे कमीशन चार्ज करती है। इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे परचेज़ करती है, सेल एंड सिक्योरिटीज़ का, मतलब परचेज़ या सेल करती है सिक्योरिटीज़ का, उसमें भी एजेंट का फंक्शन परफॉर्म करती है। DD जब आप बनाते हो, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो, फंड ट्रांसफ़र करती है, तो उसमें भी क्या करते हैं? DD आप बनवाएंगे तो कमीशन लेगी वो, तो आपका ये काम कर रही है तो भी वो कमीशन चार्ज करते हैं। ऐसे बहुत सारे एजेंसी के फंक्शन हैं जिसमें से हम सिर्फ एक दो डील कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल यूटिलिटी के फंक्शन जो आपके नॉर्मल यूज़ के लिए आते हैं वो भी फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी। तो लॉकर फैसिलिटी में क्या हो गया कि आपको क्या करना है? आपको जो भी वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स हैं उनको आपको बैंक में रखना होता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो वो आपको एक छोटी सी प्लेस दे देती है कि जाइए आप वहाँ पे रखिए, जैसे हम लॉकर कहते हैं। उसकी दो कीज़ होगी, एक उनके पास होती है, एक आपके पास होती है। जब दोनों कीज़ लॉकर में लगेंगी तभी वो लॉकर ओपन होता है। उसके लिए वो क्या करती है? आपसे कमीशन नहीं लेती हैं, एक रेंट चार्ज करती हैं, लॉकर रेंट उसे कहते हैं, कि आप हमारी बैंक का उतना प्रीमाइसेस का उतना छोटा सा पोर्शन यूज़ कर रहे हैं जिसमें अपनी बिलोंगिंग्स रखते हैं, हम आपको सेफ्टी दे रहे हैं, सो आप मुझे उसके लिए उस जगह के लिए रेंट दीजिए। आप घर लेने जाते हो, किसी का घर यूज़ करते हो तो रेंट देते हो ना, गोदाउन लेते हो तो रेंट देते हो। तो उसी तरीके से आप बैंक के प्रीमाइसेस का छोटा सा प्लेस यूज़ कर रहे हो तो आप उनको क्या प्रोवाइड करते हो? रेंट, राइट। इसीलिए लॉकर फैसिलिटी को, लॉकर की बात करते हैं तो बैंक और कस्टमर का जो रिलेशन होता है वो लेसर एंड लेसी का रिलेशन हो जाता है, राइट। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, शेयर्स वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह को कैसे मैनेज करना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, कैसे करना, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, राइट। कैसे विड्रॉल करना है, फास्ट एंड ईजी विड्रॉ की जो फैसिलिटीज़ होती है, UPI वगैरह बनाना, ये सब आपको कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती है। सेकेंड, जैसे एजेंसी फंक्शन में ही आप देखेंगे तो वो आपको, मैंने बताया SIP वगैरह आपको देना है, LIC का इंश्योरेंस पेमेंट करना है, कहीं का रेंट देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। तो ये सब काम क्या करती है? वो बैंक आपका एज ए एजेंट आपका काम करती रहती है, मतलब जो आप खुद जाके नहीं कर सकते वो एज एन एजेंट वो करती रहती है। तो SIP की पेमेंट है वो कर देगी, आपके अकाउंट से SIP कट होती रहेगी। उसके अलावा वो आपको कहीं LIC का प्रीमियम भरना है, आप लिंक कर दीजिए तो वो प्रीमियम के ड्यू डेट पे वो प्रीमियम आपके अकाउंट से कट करके तुरंत भेज देगी। तो वो उसके लिए कमीशन चार्ज करती है। वो सब क्या एजेंसी फंक्शन में आ जाते हैं। और जनरल यूटिलिटी में जैसे ट्रैवलर्स चेक वगैरह भी आते हैं। ट्रैवलर्स चेक मतलब पहले जैसे अभी जैसे वो आपका हो गया ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, वैसे पहले ट्रैवलर्स चेक होते थे कि आप घूमने जा रहे हैं तो आपको पैसे ले जाके कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे कैरी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
कि आप वो चेक, वो जो आपका कार्ड रहेगा, ट्रैवलर्स चेक जिसे कार्ड कहते हैं, तो वो कार्ड रहेगा, उसमें आपका उतना अमाउंट डिपॉजिट रहेगा। आप जहाँ पे जाएंगे स्वैप करके अपना अमाउंट मतलब आप आराम से यूज़ करते, जैसे आप लोग गेम जोन में जाके अपना कार्ड बनवा लेते हैं ना, तो एक बार पेमेंट करके वो कार्ड बन गया, उतने अमाउंट तक आप जो भी गेम खेलना चाहते हैं आप स्वैप करते जाइए, गेम खेलते जाते हैं। ऐसे ही ट्रैवलर्स चेक भी था। अब आज के टाइम पर उसका कॉन्सेप्ट कम हो चुका है क्योंकि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहे हैं। सो ये सारे हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शन होंगे, और तो जनरल एजेंसी और जनरल और प्राइमरी फंक्शन। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि कमर्शियल बैंक्स कैसी होती हैं, क्या उनका नेचर होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।